हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्लास 8 का हमारा अतीत किताब है। किताब का नाम कौन सा है? क्लास पहले किताब है किताब जो है हमारा अतीत है। क्लास 8 का है। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर आज 4 हम लेकर जा रहे हैं। आज 4 के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आदिवासी दिक्कू एवं स्वर्ण युग की कल्पना। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इससे अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे प्रश्न उत्तर और सारे बुकों को पढ़ा सकें। मैं एक एक करके सारे बुकों को पढ़ाएंगे। अभी पहले मेरा अतीत चल रहा है, हमारा अतीत चल रहा है, फिर आगे अलग वीडियो भी लाएंगे। तो पहले देखिए, याद करने के लिए कह रहा है जितना भी हम पीछे पढ़ा चुके हैं पहले उसको याद कर लीजिए। आप चैप्टर जितना पढ़िए याद करें, उसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो देखिए, अंग्रेजों ने आदिवासी को देश के रूप में वर्णित किया। कैसे? तो अंग्रेज को जंगली और बर्बर लोगों के रूप में वर्णन कौन किया है? तो अंग्रेज ने आदिवासी को। दूसरा, झूम खेती के में बीज बोने के तरीके को देश कहा। तो झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या बोला है? बिखेरना। फिर है दूसरा, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासियों से मुखियाओं को स्वामित्व मिलता था। किसका? तो भूमि का स्वामित्व मिलता था। फिर है असम के देश और बिहार के देश में काम करने के लिए आदिवासी जाते थे। कहाँ जाते? असम के चाय बागान में और बिहार के कोयला खान में, जो वर्तमान में किसमें? झारखंड में चला गया है। तो इसमें जो है में काम करने के लिए आदिवासी सब जाया करते थे। आज का पहला प्रश्न है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है सही और गलत का पहचान करना। तो झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो ये गलत है। झूम की खेती करने के लिए भी खेतों की जुताई नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे ही ज़मीन पर छीड़ देते हैं। उपजना होगा तो उपज गया, नहीं उपजा तो छोड़ देता है। और फिर आज यहाँ उपजाया, फिर अगले साल दूसरी जगह फिर ऐसे करके बदल कर हर एक जगह पर उपजाते हैं। और ये वर्षा का इंतजार करते हैं, खेत को जुताते भी नहीं हैं। तो ये हो गया आज का प्रश्न। फिर दूसरा कह रहा हम, व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो ये सत्य बात है। व्यापारी क्या करते थे? संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना, कितना गुना? 5 गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। ये कथन सत्य है। चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करती। ये बात सत्य है। बिरसा मुंडा ने क्या किया था? तो अपने अनुयायी मतलब अपने आस पड़ोस की जो भी क्षेत्र के जो लोग हैं उस सबको क्या कहा था? आह्वान किया था, बुलाया था और कहा था अपने आप को शुद्ध करे, शुद्धिकरण करे, शराब पीना छोड़ दे, डायन व जादू टोने से इसी प्रथाओं पर यकीन नहीं करना, उसे छोड़ना। फिर अगला कह रहा है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाने रखने में चाहते थे। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अंग्रेज जो है उसके जीवन पद्धति को बचाए नहीं बल्कि उस पर अधिकार करना चाहते थे ताकि वो एक जगह से पूरे जंगल पर नियंत्रित कर सके। लेकिन आदिवासी क्या करते थे? आज यहाँ कल वहाँ, जिससे समस्या होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ब्रिटिश शासन में घुमंतरू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या है? तो ब्रिटिश शासन में घुमंतरू काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्या सामने आया है। पहला समस्या कौन है? देखो, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतरू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। क्या किया? एक ही जगह पर रहेगा जिससे उसको शासन करना आसान होगा। इससे घुमंतरू काश्तकारों को स्वतंत्रता भंग हो गया। दूसरा क्या है? घुमंतरू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें उससे खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। तीसरा समस्या क्या है? घुमंतरू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि घुमंतरू में वे खेती या झूम खेती का वापस लौटना चाहते थे, जब इसलिए वो समस्या होने लगा। फिर चौथा है प्रश्न क्या? औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखिया की ताकत में क्या बदलाव आया?
तो ताकत में क्या मतलब है, ये यहाँ है पहला पहला बता रहे हैं, 3 जिसमें हम लिख दिए हैं। पहला, आदिवासी मुखिया के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गया, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर है दूसरा, आदिवासी मुखिया को जब अंग्रेज अधिकारी को नजराना नहीं देना पड़ता था, अंग्रेज अधिकारी को क्या देना, नजराना जो होता कर देना पड़ता था, और प्रतिनिधि के रूप में समूह का अनुशासन में रखना होता था। तीसरा, आदिवासी मुखिया के पास जो ताकत पहले थी वह ताकत नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए थे। तो ये 3 जो है बदलाव आया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण थे? दिक्कु जो अंग्रेज को बाहरी लोगों को कहा जाता है। दिक्कु कौन होता है? दिक्कु आदिवासी मिशनरी, सूखदार, हिंदू जमींदार या अंग्रेज अधिकारी को दिक्कु कहा जाता। ये बाहरी लोग होते थे। अब इससे क्यों दिक्कु से आदिवासियों के गुस्से होने का क्या कारण था? पहला देखिए, आदिवासी दिक्कु को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। सबसे बड़ा कारण किसको मानते थे? ये दिक्कु बाहरी लोगों को हैं। बाहरी लोग कौन कौन हैं? तो ये जो है मिशनरी का सुखदोर, हिंदू बड़े जमींदार, अंग्रेज और बाहरी लोग ठेकेदार, ये सब होते थे। दूसरा, आदिवासी का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी परंपरागत भूमि को नष्ट करे। क्या करते थे? उनकी परंपरागत जो पहले से आ रही भूमि उसको नष्ट कर रही। तीसरा है, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार सूदखोर, कौन होता था? सूदखोर, सूद खाता था, उनकी जमीन हड़पते जा रहे थे। और चौथा, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उसके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति का क्या कर रहा? आलोचना कर रहा, हास्य बना रहा। फिर छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न हो गया ये। छठा प्रश्न का, बिरसा की कल्पना में स्वर्ग युग किस तरह का था? काफ़ी आपकी राय में आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों लग रही थी? तो देखिए, बिरसा मुंडा जो था उसकी नज़र में स्वर्ग युग कैसा था? तो पहला है, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया था। फिर है इसके बाद दूसरा, बिरसा ने ऐसा स्वर्ण युग पर चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। वे तटबंध बनाते थे, कुदरती झरने को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे, पेड़ पालने के लिए खेती करते थे। फिर उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। उसके बाद कह रहा चौथा में है, बिरसा चाहते थे कि वे लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। तो ये था आज का छठा प्रश्न। फिर चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न कह रहा, आइए करके देखने के लिए कह रहा, ये खुद से बनाने वाले प्रश्न है। कह रहा, अपने माता पिता, दोस्त, शिक्षक से बात करें कि 20वीं सदी या के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों का पता करें और उनकी कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रहा था। हम यहाँ लिख चुके हैं। क्या कह रहा हूँ? जतरा उबाव जो है झारखंड के राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। कौन था ये? उसका नेतृत्व कब हुआ? 1914 से 1918 के प्रथम विश्व 14 से 1919 तक हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। इस समय क्या था? इस समय के दौरान जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उन्होंने उबार लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उसके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना किया। इसके लिए उसके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। कौन सा आंदोलन को जन्म दिया? तो कर नहीं आंदोलन का जन्म दिया। कौन जन्म किसका था? ये जतरा उबाव गांव का था, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर में पड़ता है। कब हुआ था? 1914 से 1919 के बीच। कौन सा आंदोलन का जन्म दिया? तो
कर नहीं आंदोलन का जन्म दिया। जतरा ने घोषणा किया कि अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुलीन या मजदूरों के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। वे अपनी उनसे पोषण मेहनतों तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर प्रश्न उठाएंगे। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों का अधिकार है, में दखल देने का किसी का अधिकार नहीं है। जतरा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में भी आए थे। तो ये है आज का आखिरी प्रश्न, 7वां प्रश्न था। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और नए अगले वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।